दिखेगा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देश की आजादी के 74वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। जाहिर सी बात है, कई मंचों पर यह कहा गया कि हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी इस देश का विकास होगा। और इस चिंता में यह भी है कि हम और आप अपने परिवार की रक्षा कैसे कर सके, अपनी परिवार की खुशियों को कैसे ला सकते हैं। इन सब के बीच एक जो सबसे बड़ी वजह होती है कि परिवार में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक समस्या ये होती है कि कई बार परिवार हंसता खेलता रहता है, लेकिन उनके घरों में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती। और इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कम से कम झारखंड के लोगों को और झारखंड के आसपास के लोगों के लिए एक अच्छी चीज, एक अच्छी संस्था रांची में उभर कर सामने आई है, ओएसिस फर्टिलिटी। अमूमन यह देखा जाता था कि ऐसे घर, ऐसे परिवार जिनके घरों में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती थी, वो दूसरे राज्यों में या फिर कई बार बड़े शहरों में अपनी समस्या को लेकर जाते थे। लेकिन अब राजधानी रांची में ओएसिस फर्टिलिटी ऐसी संस्था के रूप में सामने आई है जो कि ऐसे दंपति को खुशी दे सकते हैं जो निसंतान है, जिनके घरों में बच्चे का जन्म नहीं हो पाया। और अच्छी बात यह कि यह भरोसा कहीं और नहीं बल्कि आपको अपने ही घर में मिल पाएंगे, अपने ही शहर में मिल पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सर्वजा सिंह है, ओएसिस फर्टिलिटी की जानी मानी हस्ती और इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभवी। सीधे मैं मैडम को जोड़ रहा हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि मैडम, सबसे पहले मैं आपको ये जानने की कोशिश करता हूं कि इतने सारे फर्टिलिटी के क्षेत्र, इनफर्टिलिटी क्षेत्र में लोग हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या अच्छी चीजें हैं, क्यों ये लेकर आए आप? आई हैव टू लुक, इधर देखना है उधर। तो सबसे पहले तो मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगी। बहुत अच्छा साल नहीं रहा हम सबके लिए, बट होपफुली इसके बाद अच्छा समय आएगा और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी कोरोना और बिजनेस और बाकी सारी चीज़ों को लेकर। काफ़ी लोग काफ़ी परेशान भी हैं इस समय में। तो इसीलिए ओएसिस फर्टिलिटी में हमने, ऑल्दो ओएसिस को लॉन्च हुए रांची में ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए, हमने जनवरी से ऑपरेशन शुरू किया था यहाँ पर। इसके पहले ओएसिस के 9 और ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, और मैं खुद हैदराबाद वाले ब्रांच में थी पिछले 8 सालों से। मैं खुद रांची की रहने वाली हूँ। मतलब यह भी माना जाए कि अब तक ये परसेप्शन बना हुआ है कि साउथ इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो अच्छी फैसिलिटी है। तो 8 सालों तक आप हैदराबाद में रहे, उसके बाद आप यहाँ आई, तो इसका मतलब यह माना जाए कि साउथ इंडिया के पूरे अनुभव के साथ आप रांची आई हैं, झारखंड आई हैं। जी, इसी से कनेक्टेड एक बात मैं बताने वाली थी कि जब मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस करती थी, मैं खुद रांची की हूँ, मैंने 12th तक अपनी पढ़ाई सब कुछ यहीं से किया, मेरे पेरेंट्स यहाँ से हैं। तो जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी, मेरी शादी हैदराबाद में हुई है, दैट इज़ द रीज़न आई वाज देयर। तो वहाँ पे पूरे ईस्ट इंडिया से सारे लोग अपना इलाज करने के लिए वहाँ जाते हैं। और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ऐसी चीज़ होती है जो एक दिन की का इलाज नहीं होता है, आपको वहाँ पे रहना पड़ता है। पीरियड्स के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है, कम से कम 15-20 दिन तक आपको रोज़ हॉस्पिटल या एक आध दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप इतनी दूर जाएंगे दूसरे शहर में, वहाँ पे रहना, इमोशनल सपोर्ट, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को दिक्कत होती है। तो मेरा एम रांची में ओएसिस लाने का यही था कि मेरे स्टेट के लोगों को रांची से बाहर, या इनफैक्ट पूरे ईस्ट इंडिया के लोगों को इधर से बाहर साउथ इंडिया जाने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जैक्टली जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। मैं तो ओएसिस को सिर्फ साउथ इंडिया का नहीं बोलूँगी, आई थिंक वी फॉलो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। ऐसा कोई इलाज नहीं है जो दुनिया के किसी भी भाग में है, बीट यूरोप और एनी पार्ट ऑफ अमेरिका, जो हम लोग ओएसिस में नहीं करते हैं। एक जो चीज़ हमने प्रैक्टिस में देखा है कि कई ऐसे फैमिली होते हैं, कई ऐसे दंपति होते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला भरोसे का होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समस्या कहीं बताना नहीं चाहते। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कोई अन्य डॉक्टर के यहाँ लोग जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हो पाता है, तो वो बताते भी नहीं कि अमुक डॉक्टर के यहाँ गए हैं। तो ये भरोसा मुझे लगता है कि आप देने में सक्षम होंगी।
नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी। इनफैक्ट ये लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि फर्टिलिटी एक ऐसा इलाज है जिसमें 100% सक्सेस नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर किसी ने किसी और के पास इलाज कराया है तो वो नहीं सक्सेसफुल हुआ, उसके पीछे ये कारण होगा कि डॉक्टर ने ठीक से इलाज नहीं किया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट हमें बताए कि उनका क्या इलाज हुआ है पहले, क्योंकि उस ट्रीटमेंट में क्या हुआ है और क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये हमारे लिए जानने में बहुत आवश्यकता होगी। और हम उस ट्रीटमेंट से कुछ सीख के उनके लिए उससे बेहतर कर सकते हैं, ताकि उनको इस हमारे से ट्रीटमेंट में ये मिले। तो मुझे लगता है लोगों को हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए जब वो डॉक्टर के पास आए, और पूरी हिस्ट्री, पुरानी जो भी इलाज वगैरह सब भी हुआ है, सब कुछ बताना चाहिए। मतलब ये जो ओएसिस संस्था यहाँ पे है, तो झारखंड में आपने सर्वे किया होगा कि क्या कुछ यहाँ के रेशियो क्या है, कितने ऐसे फैमिली हैं जो कि ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। और उनके लिए एक अच्छी बात यह भी होगी कि आप रांची में रहते हुए, यदि आप गुमला में भी रहते हैं, लातेहार में रहते हैं, पलामू में रहते हैं, हजारीबाग में रहते हैं, तो आप कहीं रह कर नहीं, बल्कि आप ऐसे भी यात्रा करके आइए, अपनी इलाज कराइए, फिर घर चले जाइए। क्या सर्वे रिपोर्ट कहती है आपकी? देखिए, सर्वे जो होता है इनफर्टिलिटी का, ये नेशनल लेवल पे होता है और पॉपुलेशन बेस्ड होता है। हर एक स्टेट में और सिटी में जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सर्वे होता है। जाहिर है अगर आप सर्वे करने जाइएगा तो कोई ये थोड़ी पर्सनल, इनफर्टिलिटी के साथ हमेशा एक टैबू रहता है, लोग बात नहीं करना चाहते इसके बारे में। लोगों को लगता है कि अगर है भी प्रॉब्लम तो वो शेयर नहीं करना चाहते, अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं करते। तो ऑन एन एवरेज इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स है इनफर्टिलिटी का, वो 15 से 20% तक है। क्या मैडम थोड़ा आप मूव करते हुए दिखा सकते हैं हॉस्पिटल्स को? तो मूव करते हुए हमारा, मैं इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो काफ़ी अच्छी सुविधाओं के बीच है, और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी साथ में बातचीत भी होती रहेगी, और सीधे सीधे एक ऐसी चीज़ें मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि ताकि लोगों को ये सिर्फ बातें ना लगे, और सिर्फ ये ना, सिर्फ सीधे सीधे क्या सुविधाएं हैं, क्या कुछ इसमें बेहतर है, क्या ट्रीटमेंट ऐसा है जो कि अब तक लोगों को नहीं मिल पाया। और ये पूरा का पूरा देखेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि इस ओएसिस फर्टिलिटी का जो स्लोगन है, मैं सबसे पहले स्लोगन दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या एक कोई भी हॉस्पिटल जब शुरुआत करते हैं कहीं की संवेदनशीलता, सक्षमता एवं वर्तमान चिकित्सा प्रगति का मिश्रण, यानी कि आपका ट्रीटमेंट होगा तो उसमें इमोशंस भी ज्यादा होंगे। मैडम, ये जो स्लोगन है मैं देख पा रहा हूं, क्या इसका मतलब माना जाए? ओएसिस में हमारे लिए इलाज से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट का इनफर्टिलिटी कैसा प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट जो जानलेवा नहीं होती, किसी की जान नहीं जाएगी अगर हम उनका इलाज नहीं करेंगे। इस ट्रीटमेंट में, इस प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे फाइनेंसेस, इमोशंस, समय। तो इसीलिए हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस होता है कि पेशेंट को इस इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स का साइकोलॉजिकल लेवल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बिकॉज जब तक वो क्लिनिक में आते हैं उसके पहले उनकी काफ़ी हिस्ट्री होती है, वो काफ़ी दिनों से ट्राई कर चुके होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं। तो बाय द टाइम वो हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी दिखा रही थी क्या कुछ है, ये कैसे कैसे देखेंगे पूरी तरह से। हालांकि ये चीज़ें हैं, मैं मैडम से ही कोशिश करूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैडम ये जो मशीन से हैं क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या अन्य जगहों पर है या फिर अब पहली बार इस तरह का है? ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रासाउंड मशीन है। इसमें कोई 3D मशीन है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो और कहीं नहीं है। बट हाँ, हमारा जो लैब है जो इसके ऊपर वाले फ्लोर में है, वो आई कैन वाउच की ईस्ट इंडिया में ऐसा लैब नहीं होगा। मैं आपको वहाँ पे लेके नहीं जा सकती क्योंकि वो स्टेराइल जोन है। बिल्कुल, तो बट आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट दैट हमारा लैब बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है, और आई एम श्योर ईस्ट इंडिया में तो ऐसा लैब बिल्कुल भी नहीं है। और आईवीएफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका लैब कैसा है। चाहे हम ओपीडी में कुछ भी कर ले, अगर हम अपना लैब अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं मेंटेन करेंगे तो हमें ट्रीटमेंट में सक्सेस नहीं मिल सकता, क्योंकि एम्ब्रियोज को एक क्वालिटी चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। मैडम, एक जो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, आप आ जाइए, कि ऐसे चीज़ों में लोगों का विश्वास जितना काफ़ी, देखिए एक बार मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओएसिस फर्टिलिटी के जो स्लोगन्स हैं, हेल्पिंग कपल्स अचीव ए वंडरफुल वन कॉल्ड फैमिली, यानी कि आप देखेंगे ओएसिस फर्टिलिटी यानी कि हर कमरे में एक ऐसा स्लोगन, एक ऐसी चीजें हैं जो आपको विश्वास दिलाता है कि यदि आप
किसी समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि निसंतानता की जो समस्या होती है उससे यदि आप जूझ रहे हैं तो आपको क्या, मैडम एक जो सवाल से उभर कर सामने आया है कि यदि कोई कपल्स हैं, मैं सीधे मैडम के चैम्बर में एक बार फिर से जा रहा हूं और मैं उनसे बात करने की और कोशिश करूंगा कि एक जो समस्याएं उभर कर सामने आती है कि कोई कपल्स है तो कब ये उनको ये लगना चाहिए कि अब मुझे आप जैसे डॉक्टर के पास आना चाहिए, ओएसिस फर्टिलिटी जैसी संस्था के पास जाना चाहिए? एक मैरिड कपल जो कि कम से कम 1 साल हो गए हो उनकी शादी को और 1 साल से दोनों हस्बैंड और वाइफ एक साथ रह रहे हैं और बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के रह रहे हैं, मतलब कि कोई ऐसी दवाइयाँ या चीज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे जिससे बच्चे ना हो और उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है, तो उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई नोन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर फीमेल को या लेडी को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली फिर 1 साल तक रुकने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो डेफिनेटली 1 साल खुद से ट्राई करना चाहिए इससे पहले कि वो क्लिनिक में आए। मैडम जो इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या यह मानकर चलना चाहिए कि हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि दोनों कपल्स में कोई प्रॉब्लम है तो ही ये समस्याएं आ रही हैं या फिर किसी एक की वजह से ऐसी समस्याएं आती हैं? अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो जो प्रेगनेंसी होती है उसमें उनमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये एक पौधे जैसा होता है, तो पौधे के ग्रोथ के लिए हमें बीज चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होता है और एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और जो बीज होता है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों का होता है। तो मेरे हिसाब से बिना हस्बैंड को चेक किए एक फीमेल का इलाज करना इज एब्सोल्युटली मेडिकल नेग्लिजेंस। तो जब तक हम पता चला हमने, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती है ये हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दे सकते हैं, ऐसे ही नहीं कभी कितने भी दिनों के लिए। मैडम आप झारखंड में आपका मायके है, एक जो चीजें समझ निकल कर सामने आती है, यदि शहरी क्षेत्र है तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांव देहात में यदि किसी दंपति को बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, तो पूरा का पूरा ब्लेम ये मानकर लोग चलते हैं कि महिलाओं में ही खराबी होगी। तो इस परसेप्शन को कैसे दूर करने की जरूरत है, खासकर यदि आपके पास लोग आते हैं तो? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इनफैक्ट 6-6, 7-7 साल की शादी के बाद मैंने कपल्स को यहाँ पे देखा है और जब मैंने उनका सेमेन एनालिसिस किया है तो पता चला है कि हस्बैंड में शुक्राणु नहीं है और औरत का इलाज चल रहा था 6 साल से, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और उन लोगों को पता भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। मैडम सब्जा को रोकने की कोशिश करूंगा। देखिए यही चीजें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई ऐसी जगह पर जगह है जहां पर की इलाज किसी और का चलता है, खराबी किसी और में होती है। जैसा कि डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि एक महिला का इलाज चला था, यह मानते हुए कि उनमें खराबी होगी, जब पूरी जांच हुई तो पति में खराबी पा गई। मैडम ऐसे डॉक्टर, ऐसी संस्था क्या कहना चाहेंगी कि क्या वो सिर्फ नोट छापने की मशीन बनाकर रखते हैं अपनी संस्था को? मैं कोई भी किसी के बारे में भी नेगेटिव कमेंट करना सही नहीं समझूंगी। मैं हमारे बारे में बता सकती हूँ कि मैं पर्सनली बिना हस्बैंड वाइफ के चेक किए स्टेप 1 भी हम नहीं जाते ट्रीटमेंट के ऊपर, क्योंकि वो अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो गई। और मुझे नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं है कि बाकी लोग कैसे प्रैक्टिस करते, तो मेरे लिए सही नहीं होगा बोलना। यानी कि यह मानकर चलना चाहिए कि ओएसिस फर्टिलिटी में जो इलाज होगा वो सोने पर खरा उतरा की तरह होगा, कि कहीं ऐसा नहीं कि अंधेरे में तीर मार रहे हैं। वो डेफिनेटली हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड को एक तोहफे के रूप में ओएसिस फर्टिलिटी मिला है और यह मानकर चलना चाहिए कि यहां पर कम से कम ऐसी व्यवस्था होगी कि कम से कम जो भी मरीज आएंगे वो उनके पैसे नहीं लूटे जाएंगे। किसमें खराबी है ईश्वर ना करे, मेरी तो कामना यह है कि तमाम घरों में जिनकी शादियां होती है उनके घरों में बच्चे किलकारी लें, लेकिन ईश्वर ना करे ऐसी समस्या आती है तो अंधेरे में तीर मारकर कोई और इलाज नहीं होगा। ओएसिस की डॉक्टर सर्विया से मैं और बात करूंगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। फर्टिलिटी जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बड़ा तोहफा झारखंड के लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके घरों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर झगड़े होते हैं कि यदि उनके घरों में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी
तो कौन जिम्मेवार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? डॉक्टर सर्वजा सिंह हमारे साथ हैं। मैडम, अक्सर ऐसे मामलों में हमने देखा है कि इलाज के पहले काउंसलिंग अच्छे से करने वाला कोई नहीं होता है, तो क्या यह मानकर चले हम कि इलाज के पहले ऐसे परिवार के बीच कोई काउंसलिंग होनी चाहिए? जी बिल्कुल। इनफर्टिलिटी स्पेशली बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोगों जो कपल्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे होते हैं, उनकी मानसिक तनाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट और डिप्रेस्ड होते हैं, तो उनके लिए इमोशनल काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इलाज के लिए, जैसे ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलिटी में एक बहुत बड़ी धारणा है और मिथ है लोगों के बीच में कि अगर आप एक फर्टिलिटी सेंटर जाइएगा तो आपका आईवीएफ कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, सिंपल इलाज होता है, आईवीएफ होता है, तो उनको उनके कपल के हिसाब से, उनके जांच के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से उनके लिए। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि सोसाइटी को क्या कुछ आगे आकर ऐसे मामलों में करना चाहिए? जी बहुत कि सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन हटाना चाहिए कि फर्टिलिटी का इलाज कराने अगर आप जाइएगा तो उससे आपको कोई नुकसान होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में एज होता है, तो आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाइएगा उतना सिंपल आपका इलाज होगा, उतनी जल्दी आपकी प्रेगनेंसी होगी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों को नहीं पता है कि सिर्फ औरत का एज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक पुरुष का भी एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 35 के बाद उनको भी बच्चों में कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। स्पर्म्स रहते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है, डीएनए एरर्स होते हैं। प्रेगनेंसी के बाद बच्चों में बनावटी खराबियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं स्पर्म की वजह से। औरतों की वजह से तो होता ही है 35 के बाद, लेकिन आदमियों में भी ये प्रॉब्लम होती है, तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। कि मैडम, एक जो चीज आ रही है इससे निकलकर, कुछ हमने क्वेश्चनाइज भी आपके लिए तैयार किया है कि जो फर्टिलिटी इफेक्ट इक्वल होता है मैन और वोमेन में, क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पति पत्नी के बीच जो समस्या है, दोनों में समस्या हो और परसेंटेज किसी में ज्यादा हो? क्या यह भी वजह मानती आप साउथ इंडिया में काम करके लौटी हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फीमेल में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि फीमेल को कैरी भी करना होता है प्रेगनेंसी। एक मेल का रोल स्पर्म्स के बाद खत्म हो जाता है, तो ऑब्वियसली मेल फैक्टर अगर एक है तो फीमेल फैक्टर 3-4 होते हैं, जैसे कि बच्चेदानी की अवस्था, ट्यूब्स कैसे हैं और अंडेदानी। और एक मेल में सिर्फ स्पर्म्स एक इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी का रेशियो, क्योंकि मेल में सिर्फ एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो कम होता है कंपेयर टू अ फीमेल। बट हमारे पॉपुलेशन में कम से कम 25%, 20 से 40% तक जाता है, और इंडिया में 25% तक मेल फैक्टर होता है। अगर 100 लोगों में 25 लोगों में इनफर्टिलिटी इज बिकॉज ऑफ द मेल। जी, और इधर ईस्ट इंडिया में सबसे कॉमन जो चीजें हम लोगों ने देखी इतने दिनों में इज शुक्राणु होने की कमी। शायद ये काम की वजह से, कोल माइंस में जो काम करते हैं, या बहुत सारे फार्मर्स हमारे पास आते हैं जिनको, कोई आम आदमी, बिल्कुल लेमैन की तरह मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई बच्चा युवा हो रहा है, युवा से वो शादी के एज में जा रहा है, तो क्या एज फैक्टर भी काम करता है कि इस एज के बाद ये समस्याएं आएंगी, इस एज के बाद ये समस्याएं नहीं आएंगी? क्या ऐसा, चूंकि आप अनुभवी डॉक्टर हैं और झारखंड में आई हैं आप? जी, शुक्राणु नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जेनेटिक हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है। तो अगर वो जेनेटिक या जो भी कारण हो, अगर जेनेटिक है तो वो जन्मजात होगा, तो वो एक किसी भी एज के बाद शुरू नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन, वैरिकोसील, हाइड्रोसील, किसी भी रीजन से। लेकिन ये हो गई शुक्राणु ना होने वाली बात। लेकिन कुछ ना भी हो तो भी पुरुषों में 35 के बाद स्पर्म की क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है, तो जहां नंबर कम नहीं होगा लेकिन उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। मैडम, यदि कोई महिला मां नहीं बन पा रही हैं, तो क्या ये समस्या उस व्यक्ति की समस्या मानी जाए या सोसाइटी की मानी जाए, या फिर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रिसर्च वर्क भी आप लोगों का काफी तगड़ा होता होगा ऐसे मामलों में, क्या सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल लेने को तैयार होता है कि हाँ, ये सोसाइटी में ऐसी चीजें पाई जाती हैं? सोसाइटी का रोल उस स्टेज पे आता है, ऑब्वियसली उस कपल में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। बहुत बार इनफर्टिलिटी का कारण अनएक्सप्लेन्ड होता है, यानी कि कोई कारण नहीं है, सारे टेस्ट नॉर्मल है, उसके बाद भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है। इसका कोई अभी तक 15 से 20% केसेस में ऐसा होता है कि हमें कोई कारण नहीं पता चलता, और जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कंसेप्शन हो जाता है, मतलब बिना किसी कारण के प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि सोसाइटी का जहां तक रोल है वो ये है कि लोगों को प्रॉब्लम होते हुए वो जाने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में शायद
शर्माते हैं या लोग ये बोलते हैं कि बांझपन जैसे शब्द, और उन लोगों को डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाहट होती है, और जाने में ही लोग इतना समय बर्बाद कर देते हैं 3-4 साल, जो कि बहुत प्रेशियस होते हैं फर्टिलिटी में। तो ये एक रोल है कि जो लोग देर से जाते हैं वो एक प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि सोसाइटी का रोल है। एक मौजूद सवाल ये है कि पूरा वर्ल्ड इसमें कोविड-19 से जूझ रहा है, तो इस मुद्दे को प्रिकॉशन में रखते हुए जो यहाँ आपके यहाँ सलाह लेने आएंगे, चिकित्सकीय सलाह या फिर ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, तो क्या उनको विश्वास दिलाना चाहेंगे आप कि ओएसिस फर्टिलिटी इज द पूरी तरह से प्रिकॉशन है कोविड-19 को लेकर? जी, ये हमने अपना पूरा एसओपी 1 महीने के लिए हमने अपना सेंटर बंद करके रखा था बिना किसी ऑपरेशन के, लॉकडाउन के बाद। उसके बाद हमने अपना पूरा एसओपी चेंज किया। हम सारे टचवुड बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि अभी तक हमारा सेंटर कोविड फ्री रहा है। हम सारे पेशेंट्स का टेस्टिंग करने के बाद ही सर्जरी कर रहे हैं, और अगर किसी भी स्टेज पे, इट्स नॉट दैट हम लोग कोविड पेशेंट्स का टेस्टिंग नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि बहुत रिस्की है बाकी लोगों को एक्सपोज करना एक पेशेंट के लिए, और उस स्टेज में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर बच्चे को भी फर्क पड़ सकता है, प्रेगनेंसी अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो इसीलिए हम सारे प्रिकॉशंस लेके हमने अपना पूरा एसओपी चेंज किया है, हमारे स्टाफ के कपड़ों से लेके लैब में फैसिलिटीज तक, टू सूट कोविड एंड मेक श्योर कि इसको हम लोग प्रिकॉशंस लेके आगे चलें। एक सवाल जो कि मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल, कि कई प्रकार के मिसकंसेप्शन बने हुए हैं ऐसे समस्याओं को लेकर, और कई बार लोग ये चाहते हैं कि भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है, या फिर गांव देहात में आप काम करने जाएंगी, लातेहार जाएंगी, पलामू जाएंगी, हजारीबाग जाएंगी, गढ़वा जाएंगी, तो लोग ये मानता है कि किस्मत में लिखा हुआ नहीं है। तो यह मानकर मैं चलूं कि ये किस्मत की बात नहीं, प्रॉब्लम है। आप ओएसिस फर्टिलिटी आइए और यहाँ से अपने गोद में हंसता खेलता बच्चा ले जाइए। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोला, इवेंचुअली हम कुछ भी कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप किस एज पे डॉक्टर के पास आए। सारी चीजें एक तरफ और पेशेंट का एज एक तरफ, बोथ हस्बैंड और वाइफ। तो अगर प्रॉब्लम हो रही है, 1 साल हो गया है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और आपने कुछ भी इलाज कराया हो, नहीं कराया हो 1 साल से ज्यादा, और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, समय और बर्बाद मत करिए, कम से कम आके अपना चेकअप करा लीजिए। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आए तो आप 1-2 साल और ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर औरतें हमारे पास इस स्टेज में आती हैं जब उनकी अंडेदानी में अंडे खत्म हो जाती है। एक बार अंडेदानी में अंडे खत्म हो जाए, फिर हम नए अंडे बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अभी जो दौर चल रहा है हम लोगों का, खासकर नौकरी पेशा, हर घर में पति पत्नी दोनों कमाने जाती हैं, तो और कई बार प्रिकॉशंस लोग रखते हैं कि अभी बच्चा नहीं चाहिए, पहले कैरियर बना लेना है, पहले एक ऊंचाई पा लेना। तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए आजकल इट्स नॉट कि कपल की शादी हो गई हो। अगर कोई लड़की, आजकल की लड़कियां पढ़ाई करती हैं, किसी जस्ट बिकॉज उनकी एज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको शादी कर लेना चाहिए और बच्चे कर लेने चाहिए। लेकिन एक बायोलॉजिकल रूल है कि एक एज के बाद अंडेदानी में अंडे घटने लगती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है कॉल्ड oocyte विट्रिफिकेशन, जिसमें हम अंडे फ्रीज कर लेते हैं निकाल के, अगर शादी नहीं हुई है, और अगर शादी हो गई है तो हस्बैंड और वाइफ के एम्ब्रियोज बना के फ्रीज कर लेते हैं। उसके बाद कपल जब चाहे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद भी। जो मैं समझ पा रहा हूं कि यदि कोई लड़की है, नौकरी पेशा है, वो अपने कुछ ऐसे चीजें को सेव करके, तो वो फैसिलिटी यहाँ पे है ओएसिस फर्टिलिटी में। जी, हम लोग इसको सोशल फ्रीजिंग बोलते हैं, फर्टिलिटी फ्रीज इसके लिए एक शब्द है कि आप अपने अंडे फ्रीज करवा लीजिए, उसके बाद आप 50 साल की उम्र में भी मां बन सकती हैं। तो ये थे डॉक्टर सर्वजा सिंह। कई मामले खुलकर सामने आए, कई ऐसी जानकारी भी सामने आई। मसलन एक जो अहम जानकारी यह सामने आई कि यदि आप पति पत्नी है और कैरियर की चिंता आपको सता रही है, तो ऐसा नहीं कि आप अपना वक्त बर्बाद कर दें। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब क्या वो बोलती कौन सी? सोशल फ्रीजिंग। सोशल फ्रीजिंग, इसको सोशल फ्रीजिंग। डॉक्टर सर्वजा बता रही थी कि सोशल फ्रीजिंग एक ऐसी तकनीक है कि आप ओएसिस फर्टिलिटी जैसे संस्था में आए, अपने अंडे को फ्रीज करा लें, सेव करा लें, और जब आपकी इच्छा हो 40 साल बाद, 50 साल की अवस्था के बाद भी आप माँ बाप बन सकते हैं। कुल मिलाकर यह कि यदि आपके गोद सूनी है तो यह मानकर चलिए कि ईश्वर की कृपा नहीं है, कहीं ना कहीं आपके द्वारा लापरवाही हो रही है। और ईश्वर न करे यदि आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो स्वतंत्रता दिवस के 74वें मौके पर हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक सामने का ये साइन बोर्ड ओएसिस फर्टिलिटी, अब झारखंड में ये सुविधा
आपको आपके अपने घर में यह सुविधा मिलेगी। आपको न तो टिकट रिजर्वेशन कराने की जरूरत है, न फ्लाइट की टिकट की चिंता करने की जरूरत है। आप रांची के बरियातू में आए, अपनी समस्या बताएं और ईश्वर ने चाहा तो आपके गोद में बच्चा होगा, जिससे कि आपके घर आंगन में किलकारी गूंजेगी। तो इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।